आइए हम ऑप्टिकल सिस्टम में तरंगों के अन्वेषण को जारी रखें। हम 10वें सप्ताह में हैं और इस विषय में यह चौथा व्याख्यान है। आज के व्याख्यान में हम पर चिपकाने जा रहे हैं किरणों से तरंगों के वर्णन में सक्षम होने की सीमा, और हम पैराएक्सियल अप्रोक्सीमेशन पर भी चिपक जाएंगे जब तक का कोई कारण नहीं है के लिए अपवर्तित की दर किसी माध्यम के भीतर प्राप्त करने की दर जिसमें अपवर्तक इंडेक्स एक स्थिरांक है, मूल रूप से किरण सीधा रेखा को ट्रेस करती है। इसलिए इसका अर्थ यह है कि सीधा रेखा से विचलन की किरण के विषय में चिंता करने की आवश्यकता केवल उन बिंदुओं पर होती है जहां अपवर्तन होता है। तो मैं इस और को इस पूरी समस्या को मैट्रिक्स पद्धति का उपयोग करके फिर से लिखना कर सकता हूं। जो आज के व्याख्यान में हम क्या करने जा रहे हैं, तो मैं निम्नलिखित करने जा रहा हूं। एक बहुत संक्षेप में शुरू किया गया है मैट्रिक्स विधि इस अर्थ में कैसे काम करेगी कि मैट्रिक आर और आदि फिर मैट्रिक एक बहुत ही रोचक गणितीय वस्तु है। यदि आप अधिक गहन अनुभव करना चाहते हैं और इसका कोई ज्ञान नहीं है, तो मानक रैखिक बीजगणित पाठ्यपुस्तक लीनियर में मैट्रिक की कक्षा या अध्यायों के विषय में मानक गणितीय भौतिक विज्ञान फिजिक्स से परामर्श करना बेहतर होगा। तो हम आज के व्याख्यान में मैट्रिक का उपयोग करने के लिए जा रहे हैं, और जैसे जैसे मैं आगे जाता हूं मुझे आपको भी साइन कन्वेंशन याद दिलाना चाहिए। एक बार फिर पॉजिटिव की ओर दूरी के लिए प्लस करने जा रहा है, इसी प्रकार नेगेटिव पक्ष दूरी के लिए माइनस से होने जा रहा है। और मैंने कोणों के सम्मेलन का भी उल्लेख किया है। कोण उनके टेंजेंट्स का चिह्न लेते हैं। इसके साथ मैं ऑप्टिक्स फिजिक्स से हर पर कदम पीछे हटता हूं और केवल परिचय देता हूं। मैट्रिक्स के विचार तो मैं यहां एक बहुत ही सीमित काम करने के लिए जा रहा हूं। यहां करने की कोशिश करने के लिए आपको बताओ कैसे मैट्रिक्स एक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने का थोड़ा और सुरुचिपूर्ण तरीका है। पुनः मैट्रिक्स कई अन्य संदर्भों में भी बहुत उपयोगी है। यह एकमात्र ऐसा स्थान नहीं है जहां यह उपयोगी है, यह वास्तव में कुछ प्रकार की वस्तुओं को देखने का एक सुंदर तरीका है, परंतु फिर भी अपने उद्देश्यों के लिए हम को एक परिवर्तन के रूप में देखते हैं। यहाँ मैं आपके लिए लिखा है दो समीकरण। तो अगर आप इसे देखो, यह दो अज्ञात समीकरणों की तरह दिखेगा। तो अगर आप y1 और y2 अज्ञात और 1 1 1 1 2 1 2 1 और 2 2 के रूप में व्यवहार करते हैं कुछ संख्याएं, तो इसके ठीक ठीक कुछ नहीं है, केवल मोड। यहाँ मैंने मैट्रिक्स के रूप में एक ही इक्वेशन लिखा है, और अगर मैं इस तरह के नाम दे, मुझे इसे कैपिटल X इस वेक्टर x1 x2 द्वारा कॉल करें, और मुझे इस मैट्रिक्स कैपिटल A और इस वेक्टर कैपिटल Y कहते हैं। तब संगत इक्वेशन को बहुत ही कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स नोटेशन में लिखा जाता है। तो यह मान लिया जाता है कि हम जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स को वेक्टर या मैट्रिक्स के साथ किस प्रकार गुणा करना है। तो यहाँ राइट हैंड साइड पर क्या शामिल है? वेक्टर के साथ मैट्रिक्स का गुणन है। तो y1 y2 एक कॉलम वेक्टर है, और मैं इस मैट्रिक्स से जो एक है 1 1 2 1 2 1 2 1 2 और इस मैट्रिक्स ए और इस वेक्टर के इस गुणनफल y कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, मुझे भी y1 और y2 कुछ अन्य वेरिएबल के संदर्भ में लिखने देता है, कहते हैं z1 और z2। अब मैं इक्वेशन y के इस दो सेट है 1 और y z2 z के रूप में लिखा है, लेकिन अब मुझे इसे एक मैट्रिक्स इक्वेशन के रूप में भी लिखने दो। तो दो समीकरणों के एक ही सेट अब मैंने मैट्रिक्स रूप में लिखा है। फिर से मैं इसे एक कॉम्पैक्ट नोटेशन में लिखवाई कैपिटल B बार जेड। अब मैं y के लिए यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो x सीधे z से संबंधित हो सकता है। इस प्रकार x यहाँ होगा जब मैं
ए बी में लिखेंगे। मुझे पता होना चाहिए कि इन दो मैट्रिकों को कैसे गुणा करना है, इसलिए यहाँ मैंने मैट्रिक की कैपिटल ए तथा कैपिटल बी का गुणनफल लिखा है। मैट्रिक्स विधियों का प्रयोग करते हुए किरणों को व्यवहार में लाने का आधार वास्तव में इस आरेख में दिखाया गया है कि मैंने अभी पी तथा क्यू के बीच किरण को खींचा है या फिर कुछ और भी आगे को क्वांटिटी x1 अल्फा द्वारा वर्णित किया जा सकता है। इसलिए x1 बिंदु की ऊंचाई से आपके ऑप्टिकल सिस्टम अक्ष अक्ष से बिंदु की है और अल्फा एक निश्चित रूप से वह कोण है जो क्षैतिज से घन पर बनाता है। आप उन्हें स्पेयर x2 अल्फा 2 के साथ अभिलक्षण कर सकते हैं। एक ही कारण के लिए एक ही कारण यह कहने के बराबर है कि सीधा रेखा हो सकती है केवल दो संख्याओं, एक अवरोधन और अन्य ढलान है। अतः जब भी कोई अपवर्तन होता है तब आपको ऐसी संख्याओं के नए समुच्चय की आवश्यकता होती है। किरण को व्यक्त करने के लिए हम x1 अल्फा के एक समुच्चय से के दूसरे समुच्चय से संबंधित होते हैं। कुछ अन्य युग्म जब भी कोई अपवर्तन होता है अर्थात तब भी हम एक दूसरे के लिए संबंधित होते हैं। तो जैसा कि हमने कुछ समय पहले किया था, तो मैं एक सेट था एक्स वाई से संबंधित होने के लिए था कि x1 x2 y2 y से संबंधित है और फिर मैं y1 z2 से संबंधित था y2 था। तो इस स्थिति में मैं सीधे x2 और z से संबंधित कर सकता हूं। आप सामान्य रूप से किरणों में इस प्रकार के रूपांतरण देख सकते हैं के रूप में केवल दो चीजें एक ही हैं। एक अनुवाद है कि किरण बिंदु इसे बिंदु बी तक जाती है ताकि अनुवाद हो सके। कोई अपवर्तन शामिल नहीं है क्योंकि हमने यह माना है कि इसका होमोजीनियस मीडियम में, परंतु सिद्धांत रूप में आप अपवर्तन कर सकते हैं तथा हमें यह जानना होगा कि अनुवाद का वर्णन कैसे किया जाए। हमें अपवर्तन का वर्णन करना होगा और यदि यह सब मैट्रिक्स भाषा के प्रयोग से किया जा सकता है तो फिर भी आप इसे सही एवं अच्छी तरह से ज्ञात करना होगा। हम के ढांचे के अंतर्गत इस को मैट्रिक्स के ढांचे के अंतर्गत सौष्ठव से संभाल सकते हैं। अनुवाद के लिए मैट्रिक्स फॉर्म प्राप्त करने के लिए आए चित्र को वापस देखें और इस दूरी को कैपिटल बी से भी इंगित करें। अतः मान लीजिए मेरी किरण बिंदु P से बिंदु Q तक जाती है तथा यह क्षैतिज दूरी d है तथा यह एक वर्टिकल दूरी भी है जो कि x से x1 माइनस x1 तक गमन करती है। सामान्यतः हमने इन दो कोणों को डिफरेंट अल्फा 1 और अल्फा 2 माना है, परंतु यदि माध्यम समांगी हो तो हम जानते हैं कि अल्फा के बराबर होना चाहिए। इसलिए जैसा कि मैंने एक होमोजीनियस मीडियम में कहा है अल्फा 1 अल्फा के बराबर है। अब आकृति की ज्योमेट्री से अब मैं x2 के लिए x1 के संदर्भ में एक सप्रेशन लिख सकता हूं और यदि हम पैराएक्सियल एप्रोक्सीमेशन पर चिपके रहें तो यह केवल एक वेरिएबल लैम्डा 1 को प्रस्तुत करेगा जो u एक बार लैम्डा 1 होगा और दूसरा लैम्डा 2 टाइम लैम्डा है। मैं एक वेरिएबल लैम्डा को परिचय देता हूं, एक जो u एक बार अल्फा 1 और एक अन्य चर लैम्डा 2 जो के बराबर होगा u 2 बार अल्फा 2। हम पहले ही कह चुके हैं कि हम होमोजीनियस मीडियम के साथ कार्य कर रहे हैं जिसमें स्थिति है mu1 mu2 अल्फा के बराबर है, अल्फा 2 अल्फा के बराबर है और इसलिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 के बराबर होगा और मुझे भी x2 जो होगा x1 प्लस जी बार अल्फा 1 के लिए एक सप्रेशन लिखने। अब यदि आप इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड x2 और लैम्डा 2 है जो द्वितीय बिंदु Q से संबंधित है और राइट हैंड साइड पर सबसे अच्छी बात है जो बिंदु P से संबंधित है यहाँ जो x1 अल्फा 1 और लैम्डा 1 है, तो अनिवार्य रूप से मैं दूसरे बिंदु Q के बारे में जानकारी पहली बिंदु के प्राचल के संदर्भ में लिखा है। I से पहले यह मैट्रिक्स संकेतन में लिखने के लिए मुझे भी एक परिवर्तन यहाँ पर एक परिवर्तन करने मैं एक अल्फा को लांबा नाम से लिख सकता हूँ एक म्यू 1 करके एक मैं इस अल्फा को 1 से लैम्डा 1 म्यू 1 से प्रतिस्थापित करने के लिए यह मुझे x2 लैम्डा 2 और x1
लैम्डा 1 और 1 के बीच संबंध देता है। अब यह मैट्रिक्स के रूप में लिखा गया है। तो तुम इस मैट्रिक्स की मैं यहाँ नीचे लिखा है कि एक मैट्रिक्स के रूप में अनुवाद का प्रतिनिधित्व करता है के रूप में लगता है। अतः यह इसे बिंदु तक किरण के अनुवाद को निरूपित करता है जिसका वर्णन x1 लैम्डा 1 से दूसरे बिंदु तक किया गया है जिसे x2 लैम्डा 2 के संदर्भ में वर्णित किया गया है। अगर मैं इस मैट्रिक्स की एक कहते हैं तो आप देखेंगे कि t का डिटर्मिनेंट 1 के बराबर 1 ही के बराबर है। यहाँ मेरे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जैसे कि मैंने काले रेखा में दर्शाया है तथा लाल रेखा अक्ष को निरूपित करती है। मुझे इसे P से कहते हैं जिस बिंदु पर किरण का अपवर्तन होता है। तो मुझे इस भाग को उड़ा और इसे यहाँ खींचो और कहते हैं कि यह संरेखित एक्स अक्ष और के समांतर है। आइए कहते हैं कि यह आपतित किरण और है यह अपवर्तित किरण है और अब मुझे भी इस बिंदु पर अभिलंब आकर्षित। इसलिए हमारा लक्ष्य x1 लैम्डा से 1 से 2 लैम्डा को जोड़ने का है। दो उदाहरण के लिए हमने अनुवाद के लिए किया, हम अपवर्तन के लिए तथा इन सभी कोणों का उपयोग करते हुए ऐसा करेंगे। अत बिंदु P पर हमें क्या करने की आवश्यकता है? अपवर्तन के नियम का उपयोग बिंदु पर करना। P म्यू 1 थीटा 1 y 2 थीटा 2 थीटा के बराबर है। इसलिए याद रखिए कि हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं। अत यह माध्यम म्यू 1 होगा तथा राइट हैंड साइड इसके माध्यम म्यू 2 की ओर होगा। तो मैं क्या किया है, पाराक्षीय सन्निकटन मान और म्यू के अपवर्तन नियम लिखने के लिए एक थीटा 1 y 2 थीटा के बराबर है एक बस इस पूरे कोण है यहाँ जो मैं अब लाल में दिखा रहा हूँ और कि 1 प्लस एफ आई 1 के बराबर है। तो यह मेरा है पहला इक्वेशन थीटा 1 एफ आई 1 प्लस अल्फा 1। यह पता लगाने के लिए आसान है कि थीटा 2 बस फाई 1 प्लस अल्फा 2 है। तो मैं थीटा 1 और थीटा के लिए इन दो समीकरण दो एक और क्वांटिटी है कि मुझे चाहिए वक्रता की त्रिज्या है। तो मुझे वापस यहाँ यह एक वृत्त के केंद्र पर जाना होगा जिसमें से यह वक्रित पृष्ठ एक भाग है। अब यह मेरे लिए वक्रता त्रिज्या r को निरूपित करने जा रहा है और मुझे यहाँ पर एक लंब खींचना है इस बिंदु से तक और इसे x कहते हैं। यदि आप पैराएक्सियल अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो यहाँ और बेस पॉइंट के बीच की दूरी इतनी छोटी होगी कि आप इस पहले बिंदु से ही r को देख सकते हैं। उस स्थिति में फाई 1 r द्वारा x के बराबर होगा। तो हम फाई को 1 को r से बदल देते हैं। अगर मैं यह करता हूं मैं नीचे दिए गए संबंध मिल जाएगा। अब आप पहचान सकते हैं कि इस क्वांटिटी यहाँ बस क्या हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस की शक्ति कह सकते हैं। किस स्थिति में मैं इसे के रूप में लिख सकता हूं? यदि आप के अनुवाद के लिए संबंध याद है तो आप देखेंगे कि हमने 2 से लैम्डा 1 x 1 x 1 x 1 x आप इस मामले में अक्ष से दूरी कैसे प्राप्त करते हैं? इसलिए इस आकृति पर वापस जाएं कि हमने अपवर्तन के लिए खींचा है। आप देखेंगे कि इनमें से केवल एक ही इस अर्थ में है कि वहां कोई दो भिन्न मान नहीं है, वहां कोई x1 और x2 है। इसके बजाय अपवर्तन बिंदु पर हमारे पास केवल एक ऊंचाई या एक दूरी है से रेड रेखा अक्ष से अक्ष है। तो जिसका मतलब है कि इस मामले में x2 और x1 बिल्कुल एक ही हैं। तो मैं x2 x1 ही x के लिए बराबर होने जा रहा हूं एक ही। तो अब मैं अपवर्तन के लिए इस मैट्रिक्स फॉर्म है। तो यह मुझे बताता है कि यदि मैं एक किरण
प्रारंभ करता हूँ जो x एक लैम्ब्डा द्वारा वर्णित है। एक अपवर्तन के बाद क्या होता है, इसे x 2 लैम्ब्डा 2 द्वारा वर्णित किया गया है तथा ये किस प्रकार संबंधित हैं। इनका संबंध इस इक्वेशन से है। विशेष रूप से यह महत्वपूर्ण भाग यहाँ है, यह मैट्रिक्स जो आपको अपवर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। अब आप विभिन्न प्रकार के लेंसों, रिफ्रैक्टिंग पृष्ठों के आर पार किरणें ट्रेस कर सकते हैं, परंतु आप जानते हैं कि आपके ऑप्टिकल सिस्टम की जटिलता चाहे वह कितना भी क्यों न हो, इसका अनुवाद या अपवर्तन क्या हो। इसलिए अब हमने अनुवाद के प्रभाव को पृथक कर लिया है, अपवर्तन के प्रभाव को पृथक कर लिया है। इसलिए मुझे केवल इतना ही करना होगा कि अनुक्रम में क्या होना चाहिए, अनुवाद और अपवर्तन क्या होगा, और उचित मैट्रिक को गुणा करें और मैं आसानी से अंतिम प्रभाव प्राप्त कर सकता हूं। अगर मैं इस मैट्रिक्स एस कहते हैं तो एस का डिटर्मिनेंट इस मामले में भी है, तो क्या छोड़ दिया। अब कुछ उदाहरण करने के लिए है और हम अगले मॉड्यूल में उदाहरण के साथ आगे बढ़ेंगे।